तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिले हमारा एक नया सेशन स्टार्ट का एक नई यूनिट स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा मैनेजमेंट चैप्टर का नेम क्या है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मार्क वेटेज हमारा 4 से लेके 7 मार्क्स तक का हो सकता है। और गारंटी से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो 4 to 7 मार्क्स आप गारंटीड ला सकते हो, है ना। सिर्फ करना क्या है, हमें पूरा चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझना है और उसको लर्न करके चलना है। फिर उसके बाद हम लास्ट में जब हमारा पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम बचे 5 दिनों में क्या है, उनकी केस स्टडीज लगाने वाले हैं। तो इससे हमारी बिजनेस स्टडीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्टली 100 out of 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयार हो जाएगी, है ना। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पहला सेशन हमारा मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेचर समझने से पहले, उसके सिग्निफिकेंसेस समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ना। पहले हमें यही तो जानना पड़ेगा मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, हम अपनी डेली लाइफ में हर काम जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। बोला जाता है कि जो मम्मियां होती हैं उनसे अच्छा मैनेजर हमारे यहाँ कोई नहीं होता है, क्योंकि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पढ़ाई के पूरे घर को वो क्या करते आते हैं, मैनेज करती आती है ना। घर में जो पैसा, जो खर्चा वगैरह, उसको मैनेज करने से लेके आप लोगों के काम तक को मैनेज करते हैं वो, है ना। तो अगर वो मैनेज कर रही हैं हर एक चीज बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पढ़ाई के, तो सबसे अच्छे मैनेजर तो वही होंगे, है ना। बस इसी तरीके की एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज को मैनेज करने को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अब ये वर्ड जो मैनेज है, मैनेज का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं, जब हम किसी भी चीज के लिए, अगर हमें कोई चीज कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें उसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। फिर जो हमने प्लान बनाया उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करके जो जो हमने सोचा है, अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होती तो हम उनको कंट्रोल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यही सारी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती है हमारी डेली लाइफ में, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई भी जो हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। आप क्या करते हो, अगर मान लो कोई भी आपकी ब्रदर की शादी है ना, तो शादी के लिए आप क्या करोगे, शादी के लिए हर एक चीज प्लान बनाओगे कि इधर से शादी होगी, शादी में ये मेन्यू होगा, मेन्यू के साथ साथ किस किस को बुलाना है, एंड कौन हेल्प कराएगा, काम कौन कौन सा काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। जब ये पूरा प्लान बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को क्या देते हैं, काम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो बस यही एक्टिविटीज को, फिर जो काम हो रहा है, अगर कोई काम, देखो शादी है, जब 4 लोग मिले हुए रहते हैं साथ में कोई काम में, तो उसमें गड़बड़ भी होती है। और जब वो गड़बड़ होती है, फिर हम उस गड़बड़ को क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसको हम क्या क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करके फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की हम कोशिश इधर करते हैं। तो बस यही एक्टिविटीज हमने जो परफॉर्म की, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अभी आगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बस इसी सबको हम क्या बोलते हैं, मैनेज करना बोलते हैं, या फिर मैनेजमेंट हम बोलते हैं। ये तो बात थी हमारी हिंदी में एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ना। केस स्टडीज के लिए हमें, सच्ची बता रहा हूं, अपने जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करके अगर आप समझोगे, तो केस स्टडीज में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में ज्यादातर केस स्टडीज ही पूछी जाती हैं। तो केस स्टडीज के लिए आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बुकिश लैंग्वेज है उसको बिल्कुल भूल ही जाओ, है ना। तो अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें मैनेजमेंट की, देखो मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, जो हर एक इनकी जो डेफिनेशन है सिमिलर डेफिनेशन है। कुछ 2-3 वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं, नहीं तो सबकी डेफिनेशन सेम होने वाली है। और ये छोटी सी डेफिनेशन लर्न करके आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, है ना। अगर मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन की बात करें, तो देखो इधर लिखा क्या हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ planning and organizing the resources at right place with the aim of achieving goal effectively and efficiently। सबसे पहले अगर हम छोटी सी ये लाइन का मतलब समझे कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी चीज को पूरा करने की। इस लाइन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, इसका मतलब किसी, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी काम को क्या करते हैं, पूरा करने की कोशिश, पूरा करते हैं, है ना। डन विथ प्लानिंग
एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब चीजों को प्लान करके फिर हमने जो सोचा है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको जो हमने प्लान सोचा उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो जैसे मान लो कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, जब हम कोई भी एक मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसके पास जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमारे पास लेबर है, वो लेबर को बनाने जो मटेरियल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। एक बार सुन लो, समझ नहीं आया तो, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम दूध का जो पैकेट होता है, टेट्रा पैक होता है, जूस का दूध का जो पैकेट होता है, अगर हम वो बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके रैपर के लिए हमें कागज चाहिए पड़ेगा, है ना, दूध चाहिए पड़ेगा, पैकिंग करने के लिए लेबर चाहिए पड़ेगी, मशीनरी चाहिए पड़ेगी। तो ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई, यही क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। वैसे ही हमें कोई जो गोल अचीव करना है उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, अगर जो हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन तो एग्जाम्पल लिया था, आपके ब्रदर की शादी है तो उसमें रिसोर्सेज क्या होंगे, पैसा रिसोर्सेज होगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो रिसोर्सेज होंगे, है ना, और भी बाकी की चीजें जो यूज होती हैं आपकी शादी खत्म होने में, कंप्लीट होने में, तो वो सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको प्लान करते हैं, फिर जो हमने सोचा है उसको इंप्लीमेंट करके हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, है ना, एट द राइट प्लेस, सही जगह पर, विथ एम ऑफ अचीविंग गोल, क्योंकि हम पूरा काम ही करते हैं किसके लिए, गोल के लिए। अगर हमें गोल सेट नहीं होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे, है ना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली। मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये दो जो वर्ड्स है ना, इनका मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहले मतलब समझो इफेक्टिव का। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम समय कम से कम समय में पूरा करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं। जब कोई मैनेजर है, जैसे आप दो लोग हो, दो लोगों को मैनेजर ने एक सेम काम सौंपा है ना, आपने वही काम खत्म कर दिया आधे घंटे के अंदर, और जो आपका एक आपके से का जो कॉम्पिटिटर था, मतलब जो मैनेजर ने दूसरे बंदे को जो काम दिया था, उसने जो काम किया है वो किया है 45 मिनट्स के अंदर। तो इफेक्टिव काम किसने किया है, इफेक्टिव काम किया है आपने, क्योंकि आपने उस बंदे से कंपैरिजन में आपने क्या किया है, आधे घंटे में उस काम को पूरा किया है, तो आप क्या माने जाओगे, बहुत इफेक्टिव माने जाओगे। तो बस वही चीज है, इफेक्टिव का मतलब होता है कम समय में, कम समय का यूज करके, कम समय का वेस्ट करके जब आप बेस्ट काम करके देते हो तो आप क्या बोल हो सकते हो, वो इफेक्टिव आप होते हो। फिर अगर हम बात करें एफिशिएंटली का, तो जब आपके पास रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना करके जब आप काम अच्छा करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट बोलते हैं। मान लो मैनेजर ने आप दो लोगों को क्या दिया है, काम दिया है, आपने 10,000 रुपए खर्च करके एक बहुत ही बेस्ट काम करके दिया, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने 12,000 रुपए करके और आपसे अच्छा काम भी नहीं कर पाया, है ना। तो वो क्या है, एफिशिएंट कौन हुआ, आप हुए, क्योंकि आपने कम से कम रिसोर्सेज भी वेस्ट किए और काम भी क्या किया, बेस्ट करके दिया है, तो आप क्या हुए, एफिशिएंट भी हुए। आप अगर मैनेजमेंट की, मैं पूरी यूनिट की बात कर रहा हूं, जब भी आप अगर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो ये जो दो वर्ड है ना आपके, इफेक्टिव, ये जो दो मेन वर्ड है आपके पूरे मैनेजमेंट के अंदर, जब भी आप कोई भी मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसमें इफेक्टिव और एफिशिएंट आपके जो दो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखना। जब भी आप पढ़ोगे तो ये दो वर्ड का डेफिनेशन दो, प्लानिंग में, मैनेजमेंट की पूरी यूनिट में जब भी आप पढ़ोगे तो ये दो वर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट। क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजिंग मैनेजर वो होता है जो काम को क्या करे, इफेक्टिव तरीके से एंड एफिशिएंटली, बिल्कुल उस जो काम है उसको परफॉर्म करे, उसी मैनेजर को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोलते हैं। सो इतना डीप में मैंने आपको मैनेजमेंट का मतलब समझाया। आई होप अब कोई भी मैनेजमेंट में डाउट ही नहीं रह गया है कि मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है ना। सो मैनेजमेंट अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। जब हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो जो आगे के जो टॉपिक्स है ना वो और इजी हो जाते हैं हमें समझने के लिए, है ना। सो अब हम जब मैनेजमेंट का मतलब समझ जाए तो उसके हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले हेडिंग ही समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कोई भी एक टॉपिक है उसके अंदर हम डीप नॉलेज लेते हैं, जब उसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या खूबियां उसके अंदर, किस तरीके से वो काम करता है, जिसमें हम नेचर, जिसका हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी कभी हम नेचर भी उसका पढ़ते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से काम करता है, क्या उस टॉपिक के अंदर खूबियां होती हैं, हम उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है, पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमारा कोई मोटिव होगा, वो मोटिव वो हमारे गोल को, वो कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे भाई की शादी है तो भाई की शादी क्या है, गोल है।
भाई की शादी गोल है, आप क्या कर रहे हो, गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट होता है, वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आप मैनेजमेंट भी नहीं करोगे, है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड रहता है, बिना गोल के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। फिर है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है, जो मैनेजमेंट है हर कोई करता है। मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हमारा, जब मैं मैनेजमेंट समझा, मैंने बोला था कि हमारे जो मम्मी है, मम्मी से अच्छा मैनेजर कोई नहीं हो सकता, है ना। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जब आप कोई भी जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सली परफॉर्म की जाती है, मतलब हर कोई मैनेजमेंट को क्या करता है, परफॉर्म करता है, वेदर इट इज फ्रॉम बिजनेस और नॉन बिजनेस, वेदर इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर कोई मैनेजमेंट को परफॉर्म तो करता ही करता है ना। फिर है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है कि मैनेजमेंट एक इंसान से नहीं होता है, मैनेजमेंट में हो ना हो दो बंदे तो रहते ही हैं। क्यों, रीजन देखो, अगर मैं आपका मम्मी का ये एग्जांपल लेके चलूं, मम्मी किसको मैनेज करती है, अपने आप को तो करती नहीं, आप लोगों को मैनेज करती है। तो मैनेजमेंट सिर्फ अपने से रिलेटेड नहीं होता, एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, उसके लिए 2 और more पर्सन नीडेड होते ही है ना। तो मैनेजमेंट क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें लोगों को काम भी सौंपना पड़ता है ना। फिर है आ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, और डिटेल में हम पढ़ेंगे ये ग्रुप एक्टिविटी क्यों होते हैं, आगे चल के और पढ़ने वाले हम। अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का इधर मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में पहले अथॉरिटी का मतलब समझो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर प्रोवाइड करना है। क्या होता है, अथॉरिटी का जो मतलब होता है पावर को प्रोवाइड करना। पावर कैसे प्रोवाइड होती है कि मान लो मैनेजर है, मैनेजर ने आपको कोई काम दिया, अब आपको जब काम मिला हुआ है तो आपको पावर भी मिलेगी, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो और मैनेजर ने अगर आपको काम करने के लिए दिया है तो आपके पास पावर है, या फिर मान लो आप खुद ही मैनेजर हो तो आपके पास पावर है, आप किसी को क्या दे सकते हो, काम कंप्लीट करवाने के लिए ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या हुए, आप आपके पास क्या है, अथॉरिटी है किसी भी चीज की, है ना। तो एक ये सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होता है कि बिना पावर प्रोवाइड करे कोई भी काम अकम्प्लिश नहीं हो सकता। तो अब मैनेजमेंट में आपको एक सिस्टम होता है कि जिसमें आपको अथॉरिटी प्रोवाइड तो करनी ही पड़ती है। फिर है आपका डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब देखो, एक लाइन में बता रहा हूं आपको, पूरे मैनेजमेंट की यूनिट में आपका ये डायनेमिक वर्ड आने ही वाला है। जब भी किसी के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे मैनेजमेंट की पूरी यूनिट, जब वेदर आप प्लानिंग पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर डायनेमिक हेडिंग आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हो तो उसके अंदर की जो लाइन होगी, आप एक लाइन लर्न कर लो, हमेशा डायनेमिक आए तो आप उसमें लिख सकते हो, बस जिस टॉपिक की, जैसे अपन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक बट एवर चेंजिंग, एक लाइन लिख लो डायनेमिक में एरो लगा के कि ये आपको डिफाइन करना है डायनेमिक का मतलब होता क्या। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या लिख लो, मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक बट एवर चेंजिंग। बस इतनी सी अगर लाइन लिखोगे तो आपको ये पॉइंट के नंबर फुल मिल जाएंगे। मैनेज डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक जगह पे एक टाइम पे हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, टाइम टू टाइम वो क्या होती है, चीज चेंज होती रहती है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो एक स्टैटिक नहीं है, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसलिए बोला है मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक बट एवर चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब होता है कि, डायनेमिक का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिर है हमारा आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट एज वेल एज साइंस, जो मैनेजमेंट है हमारा, मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट साइंस कैसे, अभी पूरा हम नेचर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो नेचर, वो जो साइंस है वो आर्ट और सॉरी जो मैनेजमेंट है वो आर्ट और साइंस कैसे है, अभी हम आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट हमारा क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल कैसे है कि मैनेजमेंट को आप देख सकते हो क्या, ये तो सबको पता है, 11th में भी आपने पढ़ा था कि एक टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। टेंजिबल वो होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, ये सबको पता है। और क्रिएटिव मतलब क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिव अगर आप होगे तभी आप क्या कर पाओगे, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाओगे। अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे तो कैसे काम को क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, है ना। सो ये क्या थे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे मैनेजमेंट के। अब हम बात करते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस, ये इनकी जो हेडिंग्स है वो सिमिलर है, और आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ जो कॉमन हेडिंग्स है उनको लर्न करके आप क्या कर सकते हो, कभी अगर पॉइंट, अगर मान लो 5 मार्क्स का आंसर है, आपको 2 पॉइंट याद आ रहे हैं तो, और आपको लर्न है कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट याद है, तो आप वो उनको डाल सकते हो अपने मार्क्स को खींचने के लिए, अगर दे मिल जाए तो, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी हेडिंग्स है जो सिमिलर होती हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंपॉर्टेंस में, नेचर में, ऑब्जेक्टिव में। मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप किस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हो अगर कोई चीज में आपको डिफिकल्टी हो रही है। और अगर
कोई भी डाउट है आपको कोई किसी चीज से भी रिलेटेड, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहां जाके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। व्हाट्स 24/7 कभी भी डाउट है आप अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है कि आपको ये लर्न करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कोई भी बात हो बेझिझक आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आइए चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट हम करते क्यों, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। बिजनेस अगर कर रहे हैं हम, तो बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव मेन ही होता है, वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट तो कमाना ही। फिर क्या है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, हमारे बिजनेस में शांति बरकरार रहे, हमारे बिजनेस में हर काम शांति से, एंड इसके साथ साथ हमारे बिजनेस में ग्रोथ भी होना चाहिए। फिर क्या है हमारा चेंज एंड इनोवेशन, टाइम टू टाइम जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ नई नई चीजें आती जाए, तो उसके टाइम के हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए, होना पड़ता है, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ साथ नए नए इनोवेशन, नए नए इन्वेंशन करें, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, लोगों के डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर है डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन एंड मोरल मतलब अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे जो इंप्लॉयज हैं उनको हम टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, चीजों को सिखाते रहेंगे, उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, जिससे उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा एंड मोरल उनका क्या होगा, बूस्ट होगा, मोटिवेटेड भी वो फील करेंगे। फिर हमारा राइटफुल डिसीजन मेकिंग। राइटफुल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे हमें डिसीजन लेना है उसको हम सही तरीके से क्या करें, हमारे डिसीजंस को ले सके, कोई भी हमारा ऐसा डिसीजन ना हो कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, हार्म कर सके। फिर है हमारा इंप्रूविंग इमेज। इंप्रूविंग इमेज का मतलब क्या है कि हम मैनेजमेंट करते हैं हमारी इमेज को इंप्रूव करने, मार्केट में जो हमारी गुडविल है उसको बरकरार रखने के लिए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं मैनेजमेंट, अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कस्टमर हमारा अट्रैक्ट होगा हमसे, और जब वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो हमारी प्रॉफिट तो हमारा होना ही होना है। फिर हमारा क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब अच्छे प्राइस पे हम क्या कर दे सके, हमारा जो प्रोडक्ट है सस्ते प्राइस पे और अच्छा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर सकें, जिससे हमारे कस्टमर्स जो हैं वो क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके और हम प्रॉफिट कमा सके, है ना। हर एक पॉइंट एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, जैसा कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले भी पढ़ा है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है आगे चल के बिजनेस एनवायरनमेंट भी हम पढ़ेंगे तो आपको वहां इंटर रिलेटेड का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव का इधर मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंस एंड, वन सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप के लिए हमारे मैनेजमेंट के जो अचीवमेंट्स है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें क्या करना है, अचीव करना बहुत जरूरी है। फिर हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो हमारे पास रिसोर्सेज हो उनका बिल्कुल ये होता है ना, कि जैसे आपने देखा हो गन्ने की जो मशीन होती है, जब हम उसमें गन्ना डालते हैं तो वो जो दुकानदार होता है वो बार बार गन्ने का पूरा 2-4 बार 5 बार क्या करता है, वो गन्ने को बार बार मशीन के थ्रू निकालता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जितना भी उसके अंदर रस है उसको क्या करे, वो पूरा निचोड़ ले, बस उसका मतलब भी, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब भी वही होता है कि वो जो हमारे पास रिसोर्स है उनको पूरी तरीके से हम क्या कर ले, निचोड़ ले, है ना। फिर हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, कम से कम हम क्या कर सके, हमारे प्रोडक्ट पे खर्चा कर सके, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी क्या हो सके, कम हो सके। फिर है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, हमारी कंपनी में जैसा भी प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ पढ़ा था वैसे ही सिमिलर पॉइंट क्या है, इधर आ गया सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम लोगों के लिए क्या कर सके, हमारे यहाँ काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन तो ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा। फिर हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के साथ साथ हमारे खर्चे बढ़ेंगे और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, इंप्रूव होगा और वो बढ़ेगा। ये क्या था, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट था। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होने वाला है। क्या है, सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है उसका, वन सेकेंड, सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है उसका नेचर क्या होता है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नेचर जो होता है वो है साइंस। मैनेजमेंट का नेचर साइंस कैसे है, देखो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हम पढ़ते क्या है, हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस में काम करते हैं ना। नेचर में अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हम क्या करते हैं, हर एक चीज टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, साइंस में क्या होता है, पास्ट में एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स पे जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइंस में चीजों को
लेके चलते हैं जो प्रिंसिपल्स हमें बनाए गए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो उन्होंने प्रिंसिपल रूल्स बनाए हुए हैं उसी को लेके हम क्या करते हैं, साइंस में लेके चलते हैं, वेदर इट इज बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सारे जो प्रिंसिपल्स हमारे साइंटिस्ट ने दिए उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म अभी प्रेजेंटली में करते हैं। तो ऐसा ही किस में होता है, ऐसा ही होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है मैनेजमेंट का, जिसमें कि किस तरीके से हमें मैनेजमेंट को करना चाहिए, पूरा एक स्टेप क्या है, एक बॉडी है, किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए उसका हमें प्रोवाइड किया गया है बाय वेरियस स्कॉलर्स। फिर हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। पास्ट में जो हमारे स्कॉलर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया और हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हम क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा क्राइसिस हो और कोई एक केस होता है जिसमें हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उन प्रिंसिपल्स पे खड़े रहकर उन प्रिंसिपल्स को यूज करके हमारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व इधर कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं। फिर हमारा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो कॉज एंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में भी आपसे पूछा जा सकता है। और कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी आप बड़े अच्छे से सुन लो, एक पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट का भी आ सकता है। कॉज का मतलब एक हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप ग्लास से पानी पीते हुए, जो सीढ़ियां हैं सीढ़ियों पे जा रहे हो आप ग्लास से पानी पीते हुए, है ना, थोड़ा आपने स्पीड बढ़ाई तो वो थोड़ा बेस आता है ना, तो आपका हाथ हिलने की वजह से पानी कहाँ सीढ़ियों पे थोड़ा गिर जाता है ना। पीछे से कोई ओल्ड लेडी या फिर कोई छोटा बच्चा आ रहा होता है, दौड़ लगाकर सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तो वहां उसका क्या फिसलता है, पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। तो अब इधर आपने जब पानी पी रहे थे, जब आपने पानी पिया तो वहां क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, वो एक्शन की वजह से जो वो ओल्ड लेडी या फिर वो बच्चा जो गिरा हुआ है वो उसका क्या निकला, रिएक्शन निकला। तो वो जो एक्शन आपने किया था जिसके कारण वो जो रिएक्शन हुआ, तो जो वो एक्शन है वो क्या है, कॉज है। एंड वो बच्चा जो गिरा जिसके कारण, उस कारण को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया? जो आप पानी पी रहे थे, आपकी गलती से वो पानी गिरा तो वो क्या हुआ, कॉज हुआ, और उसके कारण उसका जो रिएक्शन निकला, जो वो बच्चा गिरा, वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि साइंस में अगर हम कोई काम करते हैं, कुछ केमिकल्स को मिक्स करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जो हमने केमिकल मिक्स किया वो क्या हुआ, कॉज हुआ, और उसके बदले में जो रिएक्शन हुआ वो क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। तो ऐसी मैनेजमेंट में अगर आपने किसी को क्या किया, निकाला, किसी को जॉब से निकाला, और वो जॉब से निकालने के बाद वो क्या, आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस में चला गया, तो ये क्या हुआ, आपने उसको जॉब से निकाला तो वो कॉज हुआ, और इफेक्ट उसका क्या हुआ कि वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाके बैठ गया और आपकी सारी जानकारी उसको दे दी आपके कॉम्पिटिटर को। तो ये क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट हुआ। अब आई होप अच्छे से हर, मैंने साइंस से रिलेटेड भी समझा है, कॉमर्स से रिलेटेड भी, और आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, तीनों एग्जाम्पल्स में कॉज एंड इफेक्ट का मतलब अच्छे से समझा दिया है। फिर हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल्स हमारे स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, हमारे इकोनॉमिक्स दे गए हैं, वो प्रिंसिपल यूनिवर्सली क्या होते हैं, यूज होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में हर जगह ये प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है, चाहे कोई देश हो या फिर कोई भी रीजन हो। अब हम बात करते हैं हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट क्यों होती है? आर्ट का मतलब होता है कला। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। आपके अंदर कितनी कला है कि आप चीजों को डील कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ नॉलेज, पढ़ाई 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 करने से आपके अंदर नॉलेज नहीं आती है, जब तक आप किसी भी चीज का क्या नहीं करो, प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिस नहीं करो अपनी रियल लाइफ में, है ना। तो आपके अंदर कितनी कला है, आप पढ़ भी लोगे ना, लेकिन आपके अंदर अगर सिचुएशन से डील करने की आर्ट नहीं है, कला नहीं है आपके अंदर, तो आप किसी भी चीज में अकम्प्लिश नहीं हो पाओगे, आप कितना भी पढ़ लो। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको अभी बताया, पर्सनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है लेकिन आपके अंदर से मन ही नहीं हो रहा है, आप उस चीज के लिए बने ही हुए नहीं हो, तो आपके अंदर कला वो कहां से, पर्सनल स्किल आपके अंदर कहां से आई है। फिर एक क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं हो तो धीरे 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 करके आपके अंदर क्रिएटिविटी आ ही जाती है। अगर हम बात करें, अगर हम दुकानदारों की बात करें, जो बनिया होते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम बचपन से ही क्या है, बचपन से ही दुकानदारी करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, तो वो चीज जो बचपन से देखते तो एक हमारे खून में ही रहता है। एक बचपन से हम जब देखते हुए आ रहे हैं दुकानदारी को, तो हमारे अंदर लोगों को डील करना हुआ अलग से ही आता है, कि क्योंकि अगर सामने कोई ग्राहक आया तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से मना रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो चीज हमारे अंदर बखूबी रहती है, क्योंकि खून में ही और बचपन से वही चीज देखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं, कि आपके अंदर कितनी कला है लोगों के से डील करने के लिए आपके प्रोफेशन में।
फिर हम बात करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है एक प्रोफेशन भी होता है, और हाँ प्रोफेशन होता है क्योंकि मैनेजर मैनेजर जो होता है उसका वो एक प्रोफेशन ही तो होता है। प्रोफेशन का अगर मतलब नहीं पता है तो प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई एक डीप नॉलेज लेते हो किसी भी सब्जेक्ट में, और वो नॉलेज के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी पैसे को अर्न करते हो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन इधर बोलते हैं, है ना। और मैनेजर जो होता है वो नॉलेज लेता है, एमबीए करता है, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजों में जाके पढ़ता है, और फिर उसके बाद अपनी नॉलेज से क्या करता है, चीजों को मैनेज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन ही बोलते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न करता है उसके बदले में, है ना। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफेशन के लिए, सर्विस मोटिव रहता है इसमें क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा, एंड इसके बाद स्टैच्यूटरी बॉडी रहती है एक, और उसके बाद एथिकल कोड। और स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब एमबीए करता है, मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस लर्न करता है कि किस तरीके से किया जाए। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जब वो एमबीए करके निकला हुआ है बंदा, तो उसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से काम किया जाता है, सारे प्रिंसिपल्स वगैरह उसने पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, हमारा नेचर है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में से, है ना। फिर अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अभी जस्ट अगर जब हमने स्टार्ट की, सॉरी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जैसे आपका, तो उसमें प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप प्लान कर रहे हो भाई की शादी, फिर उसके बाद आपने जो सोचा किसको क्या क्या काम देना है, ठीक है, आपने जो प्लान सोचा उसको आपने इंप्लीमेंट किया, उसको इंप्लीमेंट करने को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, जिसको काम देना है तो आपने उसको काम प्रोवाइड कर दिया, उसको हम स्टाफिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग हम किसे बोलते हैं, डायरेक्टिंग मतलब कि आपने जो भी काम किया है आप क्या कर रहे हो, लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो, क्या आप लोगों को क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। एंड फिर क्या है हमारा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अगर किसी ने काम समझ में नहीं आया तो आप उसको बताओ तो उसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। अगर किसी ने काम गलत कर दिया है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कोई अलग 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 चल रहा है तो उसको आप सबको साथ में लेके आने के हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक बार और सुन लो। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब चार लोग ग्रुप एक्टिविटी होती है तो सब लोगों को साथ में लेके चलने को, सब लोग एक साथ में काम करें, मिलजुल कर काम करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन के जो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपॉर्टेंस जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन, ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस, 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा, वन, हाँ, क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ये सारे पॉइंट्स मैं समझा दो, एक बार और सुन लो। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है कि इसमें ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव मतलब हर जगह काम में आता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसकी, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कोऑर्डिनेट करने की। साइज इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा साइज में ग्रोथ होता है, फंक्शनैलिटी, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन हमारे अंदर आता है। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी रहता है। इसका मतलब टॉप, मिडिल, लोअर का मतलब हमारा इधर सिंपली ये है कि जो टॉप लेवल होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट, अभी आगे चल के हम ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ेंगे लेकिन एक बार ओवर व्यू दे दूं आपको। टॉप लेवल हमेशा क्या करता है, प्लान्स को बनाता है, मिडिल लेवल उसको लोअर लेवल से क्या करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया है। ये पूरा हमारा क्या था, पूरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चैप्टर था। आई होप मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाई होगी। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको ये पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दिए जाएंगे। एंड इसके साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी इसको मत भूलना, है ना। कोई भी डाउट 24/7 आपका डाउट सॉल्व होगा, वेदर इट इज फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड हमारा अकाउंट। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल्सो ज्वाइन our Facebook channel, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Sarath Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.